में अहम मुलाकातें जारी हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिये के मुताबिक मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शरीक थे। अमरीकी नायब सदर की मुआवनत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ने की। वज़ीर आज़म ने दोनों वफूद की जानिब से तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात में शिरकत के अज़्म को सराहा। शहबाज शरीफ का कहना है कि ये बातचीत खित्ते में देरपा अमन के क़याम की जानिब एक अहम पेशरफ्त साबित होगी। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के हुसूल के लिए दोनों फरीकैन के दरमियान सहूलतकारी का किरदार जारी रखने का ख्वाह है। ईरानी वफ्द में ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शामिल हैं। तो अमन के लिए दुनिया भर की नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं और इस्लामाबाद में हम मुलाकातें जारी हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक अहम मीटिंग हुई है और वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया है उस एलामिया के मुताबिक मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शरीक थे, जबकि अमरीकी नायब सदर की मुआवनत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ने की है। और वज़ीर आज़म ऑफिस ने दोनों वफूद की जानिब से तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात में शिरकत के अज़्म को सराहा है। और शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये बातचीत खित्ते में देरपा अमन के क़याम की जानिब एक अहम पेशरफ्त साबित होगी। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के हुसूल के लिए दोनों फरीकैन के दरमियान सहूलतकारी का किरदार जारी रखने का ख्वाह भी है। और ईरानी वफ्द में स्पीकर बाक़िर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शामिल हैं। तो आपको बताएं कि इस वक्त तमाम नज़रें जो हैं वो इस्लामाबाद टॉक्स पर हैं, इनका क्या नतीजा निकलेगा। इसके साथ साथ आपको बताएं कि ये कहा गया है कि ईरान के नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा है कि वो ईरान अमरीकी मुज़ाकरात में ईरानी स्पीकर कालिबाफ की कामयाबी के लिए दुआगो हैं और दोनों ही जानिब से ये उम्मीद की जा रही है कि जो ये मुज़ाकरात हैं इनका जो नतीजा है वो पॉजिटिव हो और ये तमाम दुनिया के लिए जो है वो बेहतर साबित होगा। तो इस वक्त जो तमाम नज़रें हैं वो इस्लामाबाद टॉक्स पर हैं और यकीनन ये इस वक्त खत्ते की इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो सीज़ फायर है वो परमानेंट हो। और अमरीकी नायब सदर JD वेंस और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात है और इस एलामिये में भी ये बताया गया है कि मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शरीक हैं। ये डेलीगेशन है और इसकी जानिब से PM की मुलाकात भी हुई है। तो अपनी ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जिन टॉक्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं तमाम नज़रें दुनिया भर की उसी पर हैं और हम भी फिर अपडेट ले लेते हैं खालिद महमूद साहब से जो कि उधर मौजूद हैं। खालिद साहब, ये भी कहा जा रहा है कि जो बहस होगी जिन नकात के ऊपर उसमें आबनाए हुर्मत से मुतल्लिक या ईरान का जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक या इसके साथ साथ जो दीगर मसाइल हैं इस पर एक काफ़ी कंटेस्टेड डिबेट होगी और इस पर खालिद साहब से भी बात करेंगे। लेकिन आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं हमारे साथ। आमिर साहब, ये जो बात हो रही है हुर्मस के हवाले से और सबसे बड़ा जो टॉकिंग पॉइंट कहा जा रहा है वो हिज़्बुल्लाह के हवाले से है, क्योंकि ट्यूसडे के रोज़ ये ऐलान भी हुआ कि वाशिंगटन DC में जो डिस्कशन होगी इज़राइल भी टेबल पर बैठने को आमादा हो रहा है। इस पर भी अमेरिका की तरफ से प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है। तो इस डिस्कशन में आपका भी यही ख्याल है, क्योंकि आप थॉरली फॉलो करते आए हैं इस सारी डिस्कशन को, कि जो मुश्किल नकात होंगे अग्री करने के लिए दोनों पार्टीज़ की तरफ से वो यही हो सकता है कि जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, यानी कि हूतीज़ हैं, हिज़्बुल्लाह है, इराकी मिलिशिया है, हमास है, इस पर हमले ना किए जाएं, ईरान खड़ा रहेगा इस पर आपको लगता है, या कुछ ना कुछ कंसेशन लेने में US डेलीगेशन कामयाब हो सकता है? देखें, इस वक्त जो सबसे बड़ा US कह रहा है ना कि वो प्रॉक्सियों की तो बंद करने की बात हो ही रही है, लेकिन ईरान सबसे बड़ी जो बात कर रहा है वो कर रहा है लेबनान के ऊपर जो इसराइल ने हमले शुरू किए हुए हैं। तो वो उनकी बात है और उनके अपने जो एसेट्स फ्रीज किए हुए हैं, सबसे पहले $6 अरब जो कतर में हैं वो उनका मुतालबा कर रहा है। अब कंसेशन दोनों को देनी पड़ेंगी एक दूसरे के साथ, क्योंकि टॉक्स में कोई ये नहीं हुआ कि कोई एक नीचे लग गया और एक दूसरा कोई ऊपर चढ़ गया। चूँकि दोनों को पाकिस्तान ने और अपने दोस्तों के साथ मिल के जिस एतमाद के साथ यहाँ पे बुलाया मेज़बानी में अपनी, तो उसके अंदर जो डिस्प्यूट्स हैं उनके लिए आगे चल के कोशिश यही है कि एक ऐलान इस्लामाबाद हो जाए और फिर बाद में कमेटियाँ बन जाएँ और मिलते रहें और बात करते रहें और आबनाए हुर्मुज़ भी खुल जाए और कुछ ईरान को मिले बदले में, क्योंकि ईरान ऐसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ईरान ने रेजिस्टेंस तो शो किया ना कि खाली आपने हुर्मुज़ खोल दिया और आप अपनी प्रॉक्सियों के जरिए, अब इसराइल एक किस्म की अमरीकी प्रॉक्सी बन गया, कभी अमरीका उसकी प्रॉक्सी बन जाता है कि आपने सीज फायर का ऐलान कर दिया और इसराइल ने उधर लबनान में नया महाज खोल दिया, क्योंकि ग्रेटर इसराइल के लिए तो वो अपने काम पे लगे हुए हैं ना। तो ये वो मुतालबात हैं जिन पे कम से कम गुफ्तगू हो रही है हमारी। बिल्कुल। इस पे आमिर साहब, इसके अलावा
ये जो सारी डिस्कशन है, एक जो अहम नुक्ता है वो डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी से मुतल्लिक ही हमेशा कहा जाता है, क्योंकि बड़े अनप्रेडिक्टेबल रहे हैं वो, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की तरह कुछ पता नहीं होता कि किस तरफ चले जाएंगे। अपने ही जो इत्तेहादी हैं जो यूरोप में बैठे हुए हैं उनको भी उन्होंने इंस्टिगेट कर दिया, ग्रीनलैंड पे काबिज़ होने की बात कर दी। तो यहाँ आकर आपको लगता है एक बड़ा चैलेंज यही है कि अमेरिकन गारंटी कौन देगा। चलें ईरान के हवाले से हम चीन को कह सकते हैं गारंटर, क्योंकि चीन का बहुत बड़ा लेवरेज है ईरान के ऊपर, वो तेल लेता है वहाँ से, मिलिट्री हार्डवेयर उनको प्रोवाइड करता है। लेकिन अमेरिकन गारंटी कहाँ से आएगी? सिक्योरिटी काउंसिल से आएगी, कहीं और से आएगी? इस पर भी कोई बहस हो सकती है? जी आमिर साहब। जी सॉरी, मैं आपका सवाल नहीं सुन सका हूँ। जी आमिर साहब, मैं पूछ रहा हूँ अमेरिकन गारंटी का जो सवाल है वो बड़ा क्रूशल है कि वो कहाँ से आएगी। ईरान ने जिस तरह से अभी क्लेम भी किया इन टॉक्स के शुरू होने से पहले कि एतमाद हमें नहीं है, हम खैर सगाली के लिए एक जेस्चर दिखाएंगे यहाँ पर, तो आपको लगता है कि बड़ा चैलेंज यही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी कहाँ से आएगी? देखें, जब टॉक्स हो रही हैं और उसमें पूरी दुनिया की ख्वाहिश भी है, जाहिर है फिर अगर या तो ये हो जाए ना कि जी ईरान बैठ गया था और अमेरिका फिर उसको और प्रेशर में लेके आ रहा है, ऐसा नहीं है। ईरान ने रेजिस्टेंस शो किया है, उसकी बुनियाद पे देखें ना, सदर ट्रंप 38 डेज जाके लड़ते रहे। उनका ख्याल था, जो उनको बताया गया था कि 4-5 दिन में रिजीम चेंज हो जाएगा वहाँ पे, और फिर उन्होंने इजहार किया कि हमने तो असला भी दिया था कुर्दों को, और पता चला कि वो तकसीम ही नहीं हो सका ईरान के अंदर। पहले वो डॉलर की ऊपर एक लड़ाई कराई गई, फिर ये हुआ, धमकियां लगाई। सदर ट्रंप ने दुनिया की हर धमकी ईरान को दे के देख ली, तो ईरान तो टस से मस नहीं हुआ ना, उन्होंने अपने बुनियादी मुतालबात पे कायम रहे हैं। अब जो हमने गुफ्तगू की है उसमें हमने अंगेज किया दोनों ममालिक को कि इससे पूरी दुनिया का अमन खतरे में पड़ चुका हुआ है, और एक तीसरी आलमी जंग शुरू हो सकती थी जब अरब भी जवाबन डायरेक्ट हमला करते तेहरान के ऊपर, और फिर इसके अंदर चाइना रशिया बैकग्राउंड में मौजूद थे। वैसे तो रशिया को थोड़ा सा फायदा ही हुआ कि उनका ऑयल ज़्यादा बिकने लग गया था, उनकी ऊपर पाबंदियों को ख़त्म किया गया था कि आप बाकी लोगों को, भारत को भी इवन कहा था कि आप ले लें उनसे। लेकिन सब ये चाहते हैं कि अंगेज ये करना चाह रहे हैं सारी दुनिया को, क्योंकि आबना हुर्मुज़ को खुलवाना चाह रहे हैं। तो ईरान ने जिस तरीके से वहाँ पे अपने कदम जमाए हुए हैं, उनकी अपनी टेरिटरी में है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से उसका पहरा दिया और अमरीकी बहरी बेड़ों को पीछे हटने पे मजबूर किया, एक नहीं कई दफ़ा किया। तो जो गारंटी है वो यही है कि ईरान कमज़ोर नहीं पड़ा, तो वो ये कह रहा है कि फिर आपको ये पायदार बात करनी होगी, और वो चीज़ें जिसमें इसराइल को रोकना है और असासे मुंजमद जो हैं वो रोकना है, और वहाँ पे जो डैमेज वो क्लेम कर रहे हैं कि जो हमारा आपने नुकसान किया उसको पूरा करें। तो फिर अगर अमेरिका उसके अंदर आएगा, और बार बार सदर ट्रंप की कई दफ़ा ये आई कि बिल्कुल हम तैयार हैं, अगर वो तैयार हैं। जेडी वैंस ने भी ये कहा कि अगर 3 पॉइंट्स पे इशू है तो कोई मसला नहीं, हम बैठेंगे, और बैठने के लिए वो इस्लामाबाद भी आ गए। तो मेरा ख्याल है कि जब एक तो वो था मसला जैसे वहाँ पे ओमान में हुआ, और वो यूरेनियम की अफजूदगी को ख़त्म करने और कम करने तक पे ईरान आ गया था, सही, लेकिन हमला हो गया। अच्छा, वो तो फिर मिथ टूट गई ना ईरान की ऊपर, जो अमेरिका बना के आया था कि 3-4 दिन में हम सब कुछ कर लेंगे। तो वो जो होता है ना एक भरम सुपर पावर का, वो भी खत्म हो गया ना इस हमले में। 38 दिन में आप कुछ हासिल नहीं कर सके। ठीक है, आपने तबाही की, बेपनाह तबाही की ईरान के अंदर, लेकिन ईरान के मिसाइल का स्टॉक्स तो खत्म नहीं हुआ, वो तो चलता रहा है ना, वो अमेरिकी अड्डों पे भी चला गया, आदि ममालिक पे भी गया। तो यही वो डिटरेंस है जो ईरान के पास मौजूद है, आबना हुर्मुज़, और उसकी अपनी जो इस्तेदाद है मिसाइल की, जो टेक्नोलॉजी के साथ उसका इस्तेमाल है, और बड़ी ठीक ठाक ताक के उनके निशाने भी लगे। लोगों ने कहा नहीं जी इसमें तो चाइना आ गया, इसमें तो रशिया आ रहा है, वो इनको बता रहा है। तो जो भी बता रहा है, तो उसने अमेरिका को तो परेशान किया ना कि वो 3-4 दिन में या 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में अपना हदफ नहीं हासिल कर सका, उसके नतीजे में ये बातचीत हो रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि कभी भी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि अगर कोई बड़ी ताकत एक जंग में डोमिनेट कर रही हो, जीत रही हो, और उसके बावजूद वो टेबल पर बैठ जाए। ऐसा होता नहीं है, ऐसा सिर्फ तब होता है जब वो कमज़ोर पड़ जाए। खालिद महमूद साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। खालिद साहब, एक और अहम एंगल वो ये है कि जो मैसेजिंग इंडिया को जा रही है वो कितनी क्रूशल है। काफ़ी दिल जलाए हैं वहाँ पर भी हमने इस सबसे, क्योंकि सारी दुनिया की नज़रें जब इस्लामाबाद की तरफ होंगी, एक ऐसे मुल्क में जिस पे इंडिया एक्यूजेशन लगाता है कि नहीं ये तो ग्लोबल एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म है, वो ग्लोबल पीस बिल्डिंग एफर्ट करता हुआ जब नज़र आ रहा होगा, तो कितना नुकसान हुआ इससे इंडियन नैरेटिव को। एक और क्रूशल चीज़ ये है कि जिस नूर खान एयरबेस को डिस्ट्रॉय करने की फ़ेक न्यूज़ वो चला रहे थे, वहीं पे जेडी वैंस ने आज लैंडिंग की और वहीं पर उनको वेलकम किया, वहीं पे ईरानियन डेलीगेशन को वेलकम किया गया। बहुत बड़ा मैसेज है ये।